आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वो टॉपिक है हम लोग का आर्थिक वृद्धि का मापन। आर्थिक वृद्धि का मापन यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ का मेजरमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ का मेजरमेंट किस आधार पे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम लोग चार चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी देखते हैं। जीडीपी की जब बात करते हैं तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी की बात करें तो जीएनपी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कुल घरेलू उत्पाद। और एनएनपी का मतलब होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी को। तो इस तरीके से हम लोग इन चार चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे बारी बारी पे। पहले जीडीपी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जीडीपी के बारे में कहा गया कि देश के घरेलू क्षेत्रों में सामान्य निवासी, देश के घरेलू क्षेत्रों में जो मतलब देश के घरेलू क्षेत्रों में सामान्य निवासी द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, जैसे कि हमारे एनएफआईए में है, भारत में उत्पादित जो कुछ भी, चाहे एक भारतीय और विदेशी नागरिक द्वारा हो, भारतीय जीडीपी का हिस्सा होगा। कहने का मतलब देश के मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, देश के घरेलू क्षेत्रों के अंदर, यानी हमारा देश के जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी कुछ उत्पाद हो रहा है, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, यानी मॉनेटरी प्राइस होगा, अंतिम मॉनेटरी प्राइस होगा, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा, चाहे वो देश में जो बन रहा प्रोडक्ट है वो विदेशी के द्वारा हो या अपने देशवासी के द्वारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे देश का है, हमारे देश में है, बन रहा है, हमारे देश में उत्पादित हो रहा है, वो विदेशी ही क्यों ना उत्पादित कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा। अब यहाँ पे बात कहा गया, तो जीडीपी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अगर इसका फार्मूला देखते हैं तो जीडीपी को हम लोग कहते हैं खपत प्लस सकल निजी निवेश और प्लस सरकारी व्यय प्लस में शुद्ध निर्यात। यानी जितना भी हम लोग का कंज्यूम होता है, यानी हम लोग जो भी कंज्यूमर जितना भी प्रोडक्ट होता है, उत्पादित वस्तु उनका कंज्यूम करते हैं, वो प्लस सकल निजी निवेश, यानी जो भी ग्रॉस हमारा निवेश होगा, प्राइवेट सेक्टर में जो भी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको लेंगे, और प्लस में सरकारी। अब ये ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, शेयर के रूप में, पॉलिसीज के रूप में, चाहे वो मतलब पैसा को कहीं ना कहीं फंसा के रखा जा रहा है, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो सारा, वो भी सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट क्या कहा जाता है सकल निजी निवेश कहते हैं। ठीक है। सरकारी व्यय सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है उन सभी को, और शुद्ध निर्यात, इन सभी को जब शुद्ध निर्यात यानी मतलब शुद्ध निर्यात यानी कहने का मतलब निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात कहने का मतलब निर्यात माइनस आयात, यानी जितना निर्यात हम लोग करते हैं और कितना आयात हम लोग करते हैं, जितना आयात, निर्यात में से जब आयात को हम घटा देंगे तो हमारा शुद्ध निर्यात निकल जाएगा। तो इन सभी को जब मिला दिया जाएगा तो अब हम लोग का जीडीपी के बराबर होता है। जीएनपी की जब बात करते हैं तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पहले भी बताया। जीएनपी को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला में जाने तो इसको हम कह सकते हैं कि जीडीपी में जब हम प्लस एक्स और माइनस वाई करेंगे तो ये हमारा जीएनपी कहलाता है। एक्स क्या है और वाई क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एक्स वो है भारतीयों की आय जो विदेशों में कार्यरत हैं, यानी विदेश में जो भी भारतीय एनआरआई वगैरह जो भी काम कर रहे हैं विदेश में, वो सारे विदेशी की जो भी आय होती है उनको हम एक्स मानेंगे। और वाई उनको मानेंगे विदेशियों की आय जो भारत में कार्यरत है। जो विदेशी की आय जो होगी जो कि भारत में कार्यरत है वो भी वो वाई मानेंगे, यानी विदेशियों की आय जो कि भारत में कार्य करते हैं उनकी आय, और एक्स यानी भारतीयों की आय जो विदेशों में काम करते हैं उनकी आय को कहते हैं। तो जीएनपी कहा गया कि जीडीपी में जब भारतीयों की आय जो विदेश में काम कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे और वाई माइनस कर देंगे, यानी जो भी विदेशी जो भारत में काम कर रहे हैं उनके आय को घटा देंगे, तो हमारा ये क्या निकलेगा? जीएनपी निकल जाएगा। जीएनपी को हम दूसरे शब्दों में, जीएनपी जब जीडीपी के बराबर हो जाता है, जीएनपी जब जीडीपी के बराबर हो जाता है
तो इसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीएनपी जब जीडीपी के बराबर हो जाता है तो इसको हम क्लोज इकोनॉमिक्स यानी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीएनपी का भी एक फार्मूला है जिसमें हम कह सकते हैं खपत सकल निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात प्लस NFIA। NFIA हम लोग का दो जगह पे आया। NFIA के बारे में हम थोड़ा सा क्या अवधारणा क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यानी जीएनपी की बात करें, खपत जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे जो भी प्रोडक्ट हम लोग का कंज्यूम है डेली खर्च का वो चीज़। सकल निजी निवेश कहने का मतलब समझ ही गए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो चीज़। और सरकारी व्यय सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है वो। और शुद्ध निर्यात के बारे में आप लोग जाने, निर्यात में से जब आयात घटा देते हैं तो शुद्ध निर्यात होता है। और NFIA के बारे में हम बता रहे हैं आगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। पहले हम लोग अब NDP देखते हैं। NDP देखते हैं कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP को अगर हम शॉर्ट फार्मूला में बताना चाहें तो NDP होता है जो GDP माइनस डिप्रिसिएशन कहेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है तो मूल डिप्रिसिएशन कहने का मतलब होता है मूल्य ह्रास। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदा जाता है, जैसे डिप्रिसिएशन के बारे में यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है कि मूल्य ह्रास जो होता है यानी डिप्रिसिएशन जो होता है वो समय के साथ घटी हुई मशीन की मूल्य जो होगा, समय के साथ घटी हुई मशीन का मूल्य में कमी को मूल्य ह्रास के रूप में जाना जाता है। यानी कोई भी मशीन हम लोग खरीदें, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो कोई भी मशीन हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई भी फैक्ट्री का मशीन हुआ, कुछ भी खरीदे उन सभी का समय के साथ मूल्य में ह्रास होता है, उनका मूल्य समय के साथ घटता चला जाता है। तो जो मूल्य में ह्रास हुआ उनका, इसी चीज़ को हम लोग समय के साथ जो मूल्य में ह्रास हुआ इसी चीज़ को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब हम लोग जीडीपी में डिप्रिसिएशन को यानी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हम लोग उसको एनडीपी के नाम से जानते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एनडीपी का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एनडीपी जो होगा वो खपत प्लस शुद्ध निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें एक चीज़ को हटा दिया गया, क्या हटाया गया, सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। एनडीपी में हम लोग क्या है, खपत प्लस शुद्ध निजी निवेश। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसमें कि सकल निजी निवेश और यहाँ पे शुद्ध निजी निवेश की बात कही गई। अब बात रहा यानी एनडीपी में हम लोग शुद्ध निजी निवेश की बात करेंगे, यानी कहने का मतलब सकल निजी निवेश में से जब हम लोग मूल्य ह्रास को हटा देते हैं तो वो हमारा शुद्ध निजी निवेश निकलता है, ठीक है। यानी जब सकल निजी निवेश में से हम लोग मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को जब घटा देते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है, शुद्ध निजी निवेश निकलता है। तो एनडीपी का क्या हो गया, खपत यानी कंज्यूम जितना कर रहे हैं प्रोडक्ट का वो कंज्यूमर लोग जो भी, और शुद्ध निजी निवेश कहने का मतलब हुआ सकल निजी निवेश माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, और सरकारी व्यय सरकार का खर्च, और शुद्ध निर्यात के बारे में पहले बताया, निर्यात माइनस आयात। तो ये हमारा एनडीपी के बारे में था। अब हम लोग एनएनपी के बारे में देखते हैं। तो एनएनपी के बारे में बात कहा गया कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। जीएनपी यानी यहाँ पे जीएनपी जीडीपी में से जब हम डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो एनडीपी होता है, उसी तरह जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो वो हमारा एनएनपी हो जाएगा। इसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, यानी एनएनपी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। चलिए, ये हमारा एनएनपी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा, हम बोले यहाँ पे दो बार एक एनएफआईए यहाँ पे एक एनएफआईए यहाँ पे सर चर्चा हुई है। इस एनएफआईए की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया है कि जब हम घरेलू उत्पादों की गणना करते हैं तो हमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय की गणना के लिए व्यापक रूप की आवश्यकता होती है। यानी जब भी हम लोग किसी भी घरेलू उत्पादों की, यानी हम लोग जब जीडीपी की गणना करना चाहते हैं तो हम लोग जो विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके भी आय का गणना करना हम लोग को जरूरी पड़ जाता है। और हमारे देश में रहने वाले जो विदेशी नागरिक की आय है की कटौती करना भी तर्क संगत होगा। और हमारे देश में भी जो भी मतलब विदेशी लोग कमा रहे हैं उनकी भी जो आय को उसको कटौती करना, उसको हटा देना भी तर्क संगत होगा। और इसी दो बात को हम लोग एनएफआईए के अवधारणा के अंतर्गत यानी कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं। और क्या कहा गया, घरेलू उत्पाद यानी अब एनएफआईए के क्या कहता है, घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों में भारतीयों की आय और माइनस में विदेशियों की आय। यानी जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से
जब भारतीयों में यानी और भारत में विदेशियों की आय यानी भारतीय जो विदेश में आय कर रहे हैं और भारत में जो विदेशी आय कर रहे हैं, उन दोनों का घटाव करेंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इज इक्वल टू हम राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी हम लोग जब नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब घरेलू उत्पाद में से भारत में रह रहे जो भी विदेशी लोग हैं उनकी आय को घटा देंगे, और विदेशों में यानी हम लोग विदेशों में रहने वाले, कहने का मतलब विदेशों में जो भी रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे भारतीय आय यानी विदेश में रहने वाले जो भी लोग हैं जो कि विदेश में रह के आय कर रहे हैं, उसमें से जब भारत में रह रहे विदेशियों की आय को जब घटा दिया जाएगा और उस टर्म को जब हम घरेलू उत्पाद में जोड़ देते हैं तो हम लोग का निकलता है राष्ट्रीय उत्पाद यानी हमारा नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। और इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, घरेलू उत्पाद में जब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि अगर हमारा विदेशियों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनकी आय अधिक होगी और भारत में रहने वाले जो विदेश उनकी आय कम होगी तो ये प्लस आएगा। अगर ये कम होगी, अगर विदेश में रहने वाले भारतीयों की आय कम होगी और ये भारत में रहने वाले विदेशियों की आय जब ज़्यादा होगी तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जो ये घटाया गया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में विदेश में रहने वाले भारतीय और भारत में रहने वाले विदेशी ये जो है इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसी अवधारणा को NFIA के नाम से जानते हैं। इसको राष्ट्रीय आय के उत्पाद के बराबर कहते हैं। NFIA विदेशों में भारतीय, ये बार बार उसी बात को कहा गया, यानी NFIA की अवधारणा भी समझ में आ गया होगा। मूल्य ह्रास के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग का जो है मार्केट वैल्यू एंड फैक्टर कॉस्ट है, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। मार्केट कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है इसके बारे में। मार्केट वैल्यू को हम लोग बाजार मूल्य कहते हैं, मार्केट प्राइस को बाजार मूल्य कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट को हम लोग कारक लागत कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु की मौद्रिक मूल्य यानी उसका मॉनेटरी प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है, किसी भी वस्तु का जो मॉनेटरी प्राइस का यानी मौद्रिक मूल्य का जो डिटर्मिनेशन होता है वो इन दो कारकों पे, इन दो संभावितों से देखा जाता है। इन दो टर्मों से हम लोग देखते हैं और डिटर्मिनेशन करते हैं। कारक लागत हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है, बाजार मूल्य आपका मार्केट प्राइस को कहा जाता है यानी मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग कारक लागत के बारे में बात करते हैं या कारक मूल्य के बारे में बात करते हैं। तो कारक मूल्य या कारक लागत उसको कहते हैं, यह वह कुल राशि है जिसे निर्माता को किसी भी वस्तु या वस्तु के उत्पादन में निवेश करना होता है। इसमें अंतिम उत्पाद पर लगाया गया कोई कर शामिल नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कहा गया कि यह वैसा मतलब राशि होता है, वैसा अमाउंट होता है जिस अमाउंट को कि कोई भी उत्पादन करता, कोई भी प्रोड्यूसर यानी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्शन करता है मालिक, वो प्रोडक्टर यानी प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो निवेश करता है राशि, उसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, कारक मूल्य कहते हैं। अब इस राशि में कभी भी जो अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, उसको बेचने के समय जो भी उसमें टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, उस टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे बात समझ में आया। तो यानी कारक मूल्य क्या होता है कि यह वह मूल्य होगा, वह राशि होगा, वह अमाउंट होगा जिस पे कोई भी प्रोड्यूसर यानी कोई भी उत्पादनकर्ता किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में लगाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी कर ऐड नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जो भी कर यानी इनडायरेक्टली जो लगता है अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कर लगता है, जो भी अंतिम रूप से वस्तु तैयार हो गया उसके बाद उसको बेचने में जो भी इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो कर लगा उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। समझ में बात आ गया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कारक लागत का उदाहरण देते हैं। जैसे एक लैपटॉप का निर्माण में कारक लागत टोटल 20,000 हुआ। कैसे हुआ देखते हैं। कच्चा माल जो यानी रॉ मटेरियल जो हम लाए वो 10,000 का लाए। भूमि का किराया यानी जहाँ पे लैपटॉप बनाने के लिए जो भूमि लिया गया उसमें पर लैपटॉप पे जो किराया पड़ रहा है वो 1,000 रुपया पड़ रहा है, यानी हमारा 11,000 रुपया हो गया। मजदूरी जो हमारा पड़ रहा है यानी जो भी हम वेजेज वहाँ पे जो भी लेबर लोग जो भी रख रहे हैं उसको बनाने के लिए, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं
उनका जो वेजेज है, मजदूरी जो है वो टोटल 2000 पड़ रहा है पर लैपटॉप पे, यानी हमारा 13,000 रुपया हो गया। और ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कभी इंटरेस्ट वगैरह भी कुछ लगता है, तो उस इंटरेस्ट को अगर मिला लिया जाए तो वो हमारा 2000 पड़ रहा है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, तो 2000 रुपये, यानी टोटल मिला के हमारा 15,000 पड़ गया यहाँ पे। अब बात रहा कि कुल लागत हमारा जो कर पड़ गया 15,000 रुपया, बचे हुए जो 5,000 होंगे, वो बचे हुए 5,000 मुनाफा होंगे। यानी जो भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको मुनाफा कमाने के लिए ना बना रहा है, चैरिटी तो नहीं कर रहा है। तो चैरिटी नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसमें मुनाफा को ऐड करेगा, और मुनाफा को ऐड करके तब जा करके मार्केट में अंतिम रूप से निकालेगा और अंतिम रूप से उसको बेचा जाएगा। यानी जो 5,000 जो बचा उसमें क्या करेगा, वो अपना मुनाफा और उस लैपटॉप को तैयार करने के दौरान जो भी टैक्सेस दिया गया होगा, अंतिम रूप से नहीं, जैसे लैपटॉप बन रहा है तो लैपटॉप बनते समय जो भी सरकार को टैक्स वगैरह या किसी भी तरह का कोई भी, क्या कहते हैं उसको, किसी भी तरह का कोई भी कर, किसी भी तरह का, चाहे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई भी लाइसेंस लेने के लिए जो भी वो सरकार को डायरेक्ट रूप से जो भी कर दिया होगा, जो भी पैसे खर्च किए होंगे, वो सारा पैसा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये 5,000 में हम लोग कर सकते हैं। समझ में बात आया? एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने। यानी 5,000 क्या है, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो हमारा मुनाफा ऐड किए, वो मुनाफा और प्लस में डायरेक्ट रूप से जो भी लाइसेंस वगैरह लेने के लिए या हमारा कोई भी कर जो भी बनाने के दौरान जो भी टैक्स वैक्स लगा, उन सभी को, डायरेक्ट टैक्सेस जो भी लगा, उन सभी को जब ऐड कर दिया जाता है तो यही 5,000 रुपया निकल के आता है। और इस 5,000 को जब 15,000 में ऐड कर दे तो टोटल हमारा 20,000 हो जाता है। और इस प्रकार से अंतिम रूप से जो हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ वो 20,000 में तैयार हुआ। और इसको मार्केट में बेचने में जो भी टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में? जैसे ब्रेड कंपनी है और ब्रेड बनाती है, तो ब्रेड बनाने के लिए उसको आटा चाहिए, मशीन लगाया है तो मशीन चाहिए, मशीन लगाने के लिए जो पैसा लिया मशीन चाहिए, मशीन को खरीदने के लिए पैसा लिया वो पैसा चाहिए, मशीन कहीं भी शिफ्ट करेगा तो एक भूमि का भी चाहिए। अगर पैसा घट गया तो पैसा मान लिया कि इन्वेस्ट किया तो कंप्लीट अपने तरफ से तो नहीं किया है, वो को पैसा कहाँ से, तो बैंक से लेकर के दिया है, तो बैंक को ब्याज भी देना है उसको। उसके बाद जा करके मान लीजिए कि ब्रेड बना रहा है तो फूड आइटम है, तो फूड आइटम के लिए क्या लेना पड़ता है, FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए डायरेक्ट सरकार को क्या किया, वो पैसा दिया, ये भी एक तरह का टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स। तो ये मतलब दिया, तो इन सभी को जब इंक्लूड करेगा और प्लस में अपना मुनाफा उसमें जोड़ेगा, तो ये उसका अंतिम रूप से तैयार मूल्य होगा, प्रोडक्ट का अंतिम रूप से तैयार मूल्य होगा। और इसी को हम लोग कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें जब वस्तु को बेचा जाएगा तो बेचने समय जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात समझ में शायद आ गई होगी। उसके बाद बाजार मूल्य की जब बात करते हैं तो यह वह राशि है, यह वह मूल्य है, यह वह अमाउंट है जिस पर सामान या वस्तु सामान्य उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कारक मूल्य तथा सामान बेचने पर लगाए जाने वाले सभी कर मौजूद होते हैं। मतलब कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे बोले कि सामान बेचते समय, सेल करते समय जो भी कर लगेगा वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जहाँ जब भी सामान बन गया, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, प्रोडक्ट बना तैयार हो गया, अब उसको मार्केट में लाया गया और मार्केट में बेचने पर सामान और वस्तु जब उपभोक्ता से बेचा जा रहा है, तो बेचते समय जो उसका प्राइस होगा उस प्राइस को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। इस मार्केट प्राइस में कारक लागत होता है, कारक मूल्य होता है, और प्लस में इसका जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, यानी सामान को बेचते समय जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहा है वो सारा टैक्सेस इसमें इंक्लूड होगा। समझ में बात आ गया? मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन विच द कमोडिटी इज सोल्ड इन मार्केट। यानी मार्केट प्राइस का जो होता है, यानी बाजार मूल्य का जो होता है, फैक्टर कॉस्ट को यानी कारक लागत को, और प्लस करेंगे इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको कमोडिटी पे लगाया गया सेल करने के दौरान। और इस तरीके से हमारा हम लोग देखें या देखें
आर्थिक वृद्धि का मापन यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मेजरमेंट 4 आधार पे किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। और फिर उसके बाद एनएफआईए का अवधारणा देखें, मूल्य ह्रास देखें, डिप्रिसिएशन देखें। उसके बाद हम लोग देखें क्या देखें, मार्केट प्राइस देखें, फैक्टर कॉस्ट देखें। और ये हमारा उसके बाद शुद्ध निर्यात क्या होता है, फिर छोटा छोटा टॉपिक। बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अगर हम लोग अंतर करते हैं तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर के बराबर आता है। यानी कहने का मतलब अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे यानी हम लोग जो अगर हम लोग कर को लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, कर को यानी टैक्स को लेते हैं तो मार्केट प्राइस यानी टैक्स अगर इंक्लूड किया जाए, टैक्स सिर्फ इंक्लूड किया जाए तो मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर सब्सिडी को इंक्लूड किया जाए यानी सब्सिडी को लिया जाए तो सब्सिडी को लेने से क्या होगा, मार्केट प्राइस कम जाएगा और फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग सब टैक्सेस लेंगे, फैक्टर कॉस्ट वो होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी माल को, किसी भी प्रोडक्शन को करने में जो भी लगा हुआ कॉस्ट होता है वो फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है। अब उस फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग जोड़ देते हैं, क्या फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जब जोड़ देते हैं टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, तो हम लोग आ जाता है वो मार्केट प्राइस में आ जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस में। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में जब टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे तब हमारा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। और जैसे ही सब्सिडी, अगर हम लोग बात करते हैं सब्सिडी की, अगर हम लोग बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को जो बिजली बिल आता है हम लोग के घर में, या हम लोग के घर में क्या कहते हैं गैस सिलेंडर आता है, तो उन सारे गैस सिलेंडर पे क्या होता है, सब्सिडी काट के मिलता है। ठीक है, सब्सिडी काट के मिलता है। अगर सब्सिडी उसमें नहीं काटा जाए तो हमारा जो होगा उस कंडीशन में हम लोग टैक्सेस वगैरह जोड़ करके, सब्सिडी अगर नहीं काटा है तो उस कंडीशन में टैक्सेस वगैरह भी जोड़ करके हमारा मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो फैक्टर कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे सब्सिडी वगैरह को हटा दिया जाता है जिस कारण वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और मार्केट प्राइस कम, यानी सरकार के द्वारा जो भी कुछ हम लोग को सब्सिडी दे दी जाती है उसके कारण मार्केट प्राइस प्रोडक्ट का घट जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनएनपी के बारे में, या एनएनपी के बारे में, या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे। अगर फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम या एनएनपी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वल होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडी को जब जोड़ देंगे, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे मिलेगा उसमें जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा करके सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है तब हमारा ये एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाता है। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हमारा एनएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होगा और सब्सिडी को जोड़ना होगा। उसके बाद हम लोग जीएनपी के बारे में देखते हैं। जीएनपी जब मार्केट प्राइस में पर निकालना होगा हमको, तो जीएनपी जब मार्केट प्राइस पर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एनएनपी जो होगा मार्केट प्राइस पे उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे। यानी जीएनपी मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए एनएनपी जो मार्केट प्राइस पे उस पर डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे, या जीएनपी जो होगा फैक्टर कॉस्ट पे उस पर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। ठीक है, जीएनपी जो होगा फैक्टर कॉस्ट पे उस पर क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा जीएनपी निकल जाएगा दोनों केस में। उसके बाद हम लोग देते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी के बारे में देखते हैं तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट प्राइस पे जब इसमें एनएफआईए जो हम लोग पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं कि एनएफआईए क्या होता है, तो वो एनएफआईए को अगर जोड़ दिया जाता है एनडीपी मार्केट प्राइस में तो हम लोग का एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकल जाता है, और जीएनपी मार्केट प्राइस में से जब डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तब भी एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकल जाता है। तो ये कुछ फार्मूलाज थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत आय क्या होता है। तो व्यक्तिगत आय को देखने के लिए हम लोग देखते हैं पर्सनल इनकम बात करते हैं। तो व्यक्तिगत आय कहने का मतलब है व्यक्तिगत आय किसी भी दिए गए वर्ष में, यानी किसी भी दिए गए वर्ष के दौरान सभी
व्यक्ति या परिवार द्वारा वास्तव में प्राप्त सभी आय का योग शामिल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ व्यक्तिगत आय उसको कहते हैं अगर दिया हुआ वर्ष है, यानी फिनेंशियल ईयर में, एक फिनेंशियल ईयर में जितना भी मतलब व्यक्ति या परिवार के द्वारा जितना भी इनकम किया जाए, किसी व्यक्ति या किसी परिवार के द्वारा जितना भी इनकम किया जाएगा, उन सभी का जब योग हम लोग करते हैं तो उस योग को हम लोग क्या कहेंगे, कहते हैं उस योग को हम लोग व्यक्तिगत आय कहेंगे। कहने का मतलब फिर से सुनिए कि एक साल के अंदर, यानी वन फिनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या परिवार के द्वारा जो भी इनकम किया जाएगा, वो सारे इनकम का योग को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय में से कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटा देंगे। मतलब राष्ट्रीय आय में से क्या क्या घटाना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना होगा, फिर कॉर्पोरेट कर को कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना होगा, कॉर्पोरेट और अतिरिक्त कॉर्पोरेट लाभ जो होता है, जो कि कंपनीज का लाभ होता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी जो होते हैं उसका जो अवितरित यानी जिसको वितरित नहीं किया जाता है, जो कि कंपनी अपने पास रखती है, उस तरह का जो लाभ होता है उसको। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा योगदान, यानी समाज में जो भी सुरक्षा दिया जा रहा है, सुरक्षा के लिए जो भी योगदान किया जा रहा है उसको, ये तीनों चीज़ को जब राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है, और हस्तांतरण भुगतान यानी किसी के ट्रांसफ़र पेमेंट यानी मान लेते हैं किसी सरकार के द्वारा कुछ भी सब्सिडी वगैरह या कुछ भी दिया जाता है, पेंशन वगैरह कुछ भी दिया जाता है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग व्यक्तिगत आय निकालते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि व्यक्तिगत आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय में से हम लोग अतिरिक्त कॉर्पोरेट लाभ, अवितरित कॉर्पोरेट लाभ यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को, फिर कॉर्पोरेट कर को यानी कॉर्पोरेट टैक्सेस को, और सामाजिक सुरक्षा योगदान को यानी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को, तीनों को अगर माइनस कर देंगे और हम लोग इन तीनों को माइनस कर करके इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हमारा व्यक्तिगत आय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आय कहलाता है। ग्रोथ की जब बात करते हैं तो इसको हम डेवलपमेंट में भी देखते हैं। ग्रोथ की बात अच्छा, इसको अभी इस टॉपिक को भी रहने देते हैं। यहाँ आपका व्यक्तिगत आय हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी, यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, उन दोनों को देखते हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी की गणना एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य के निरंतर बाजार मूल्य का उपयोग किया जाता है, जो चुने हुए आधार वर्ष में प्रबल होता है। कहने का मतलब हुआ कि वास्तविक जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ष में जितना भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं और सेवा होती है, उनके मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है, और जो कि ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट पर, जो कि किसी न किसी आधार वर्ष पर ही प्रबल होंगी। यानी हमारा जो वास्तविक जीडीपी है यानी रियल जीडीपी है, वो किसी न किसी आधार वर्ष पे, कोई आधार वर्ष होगा और उसी आधार वर्ष पे इसका कैलकुलेशन, इसका गणना किया जाएगा। ठीक है, यानी पहले तो करेंट हम ले लेंगे कि हाँ जो भी एक वर्ष में कितना उत्पादित हो रहा है, क्या सेवा दिया जा रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, उसको ले करके किसी एक आधार वर्ष होगा, उस आधार वर्ष पे उसका गणना किया जाएगा रियल जीडीपी में। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात किया जाए तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और या सेवाएं हैं, उसका मौद्रिक मूल्य जिसका गणना मौजूदा बाजार मूल्य पे ही किया जाता है। यानी मतलब मौजूदा कहने का मतलब पिछले साल क्या था और इस साल क्या हुआ, कितना वृद्धि हुआ, उस पर ही कर लिया जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर को और करेंट ईयर से ही देख करके नॉमिनल जीडीपी में हम लोग कैलकुलेशन बैठा लेते हैं कि क्या जीडीपी है। समझ में पाता है? लेकिन वास्तविक जीडीपी में हमारा कोई ना कोई आधार वर्ष होगा और उसी आधार वर्ष से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में एक और चीज़ है कि इसमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को नहीं लिया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिकल अगर चेंजमेंट आ रहा है तो उसमें कोई उस चीज़ को नहीं लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं
इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि क्या हुआ कि एक बाइक कंपनी है और इंडिया की में एक ही बाइक कंपनी है जो कि बाइक बनाती है। उसके पर बाइक का कीमत जो होता है वो 50,000 है। वो पहले 2018 में 100 बाइक बनाई, ठीक है, 2018 में 100 बाइक को बेची, ठीक है। उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा, जिसके कारण उनका डिमांड बढ़ गया, यानी 2019 में उन्होंने 200 बाइक को बना करके बेचा। तो इस हिसाब से देखा जाए पर बाइक का अगर बात करें तो 2018 में पर बाइक का दाम 50,000 था जो कि बेचा गया। 2018 में जो 100 बाइक बेचा तो 50,000 के हिसाब से उसका एक बाइक का दाम पड़ता है हमारा 50 लाख। मतलब 100 बाइक के हिसाब से अगर 2018 का जीडीपी देखा जाए तो उस समय जीडीपी जो हो जाएगा वो 50 लाख के करीब हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में एक ही मतलब बाइक कंपनी है। जब मानते हैं ऐसा तो 2018 में अगर 100 बाइक बिकता है और एक बाइक का दाम अगर 50,000 होता है तो टोटल 100 बाइक का मिला लेंगे तो 50 लाख रुपया हमारा 2018 का जीडीपी हो जाएगा। और वही अगर 2019 की बात करते हैं तो 2019 में टोटल बाइक जो बिका वो टोटल बाइक हमारा कितना बिका, तो टोटल बाइक 2019 में बिका वो हमारा बिका है 200 बाइक। यानी 50,000 को जब 200 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम लोग का जो आएगा 2019 में टोटल 1 करोड़। यानी हम लोग का देखें 2019 की जीडीपी की बात करेंगे तो 2019 का जीडीपी 1 करोड़ के पास हो जाएगा। समझ में बात आया? तो इस तरीके से देखा जाए कि ये होता है नॉमिनल जीडीपी, जो कि करेंट ईयर यानी करेंट जो भी मतलब अभी दिख रहा है, जो भी मौद्रिक मूल्य दिख रहा है, बाजार का जो मौजूदा बाजार मूल्य दिख रहा है, उसी बाजार मूल्य के आधार पर हम लोग गणना करते हैं कि अभी जीडीपी क्या है। 2018 में भी उसी पे किए और 2019 में भी उसी पे किए। इस हिसाब से देखा गया 2018 में हमारा जो जीडीपी था, नॉमिनल जीडीपी था, वो कितना था, 50 लाख था, और 2019 में जो वो जीडीपी हो गया 1 करोड़। तो ये मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पे नॉमिनल जीडीपी का गणना किया गया। ये एक तरह से समझ लीजिए एक तरह से काल्पनिक है, इसकी कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन रियल वास्तविक जो जीडीपी होता है, वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी में हम लोग देखते हैं, इसका देख लीजिए। अगर हम लोग का 2019 में अगर 1 करोड़ बाइक बन रहा है, 1 करोड़ जीडीपी है, मतलब 200 बाइक बिका 50,000 के हिसाब से, तो 2019 में टोटल 200 बाइक बिका, तो यानी 1 करोड़ का हमारा जीडीपी हो गया। और हम लोग का जो बेस ईयर है वो बेस ईयर हम लोग का हो जाता है बेस ईयर अगर मान लेते 2011-12 लिया जाता है तो 2011-12 के बेस ईयर से हम लोग 2019 के कितना बढ़ा है, कितना प्रबल हुआ है, उस चीज़ को देखेंगे और वही हमारा वास्तविक जीडीपी होगा। यानी अगर 2011-12 का जो बेस ईयर था वो बेस ईयर में देखेंगे कि उस बाइक का कॉस्ट क्या था, बाइक का क्या प्राइस था। तो बाइक का प्राइस उस समय मार्केट कॉस्ट नहीं, प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या था। तो उस समय जो बाजार मार्केट प्राइस था बाइक का वो 20,000 था। तो 20,000 के हिसाब से अगर 200 बाइक बिकता है तो 20,000 के हिसाब से हमारा 200 बाइक 40 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं और 2019 में जो एक्चुअली में जो अभी मार्केट प्राइस है, मौजूदा बाजार मूल्य है, उस मौजूदा बाजार मूल्य की अगर बात करते हैं तो मौजूदा बाजार मूल्य पे हम लोग का जो 2019 में वो प्राइस हो गया हम लोग का 200 इंटू 50,000 यानी 1 करोड़ रुपया, यानी 40 लाख रुपया हमारा बेस ईयर से आ रहा है और 1 करोड़ आ रहा है हमारा किसके, जो मौजूदा बाजार मूल्य है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कितना जीडीपी प्रबल हुआ तो देखेंगे कि 60 लाख रुपया जीडीपी प्रबल हुआ। तो ये हमारा रियल जीडीपी निकला। समझ में बात आ गई, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ के डिफरेंट चरण। हम लोग चैप्टर ही शुरू किए थे ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में ही बात किए थे। यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी इसमें विकास क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिकल विकास, हाँ वही अर्थव्यवस्था के विकास, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में बात किए थे। तो अब हम लोग इतना चीज़ जब देखने के बाद अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, मार्केट प्राइस थे, फैक्टर कॉस्ट थे, जीडीपी थे, एनडीपी थे, एनएनपी थे, एनआई थे, ये सारा कुछ देखने के बाद फिर पर्सनल इनकम, ये सारा कुछ देखने के बाद हम लोग अब देखते हैं कि विकास के कितने चरण होते हैं, यानी वृद्धि के कितने चरण होते हैं। नॉट विकास नॉट उन्नति, ये विकास यहाँ पे वृद्धि इन द सेंस ऑफ वृद्धि। तो वृद्धि के कितने चरण होते हैं, तो वृद्धि के हम लोग यहाँ
यहाँ पे 4 चरण को देखेंगे। पहला चरण में हम लोग देखेंगे कि पहले चरण में क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ग्रोथ पॉलिसी लाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रोथ पॉलिसी लाती है, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉलिसी लाती है, जिसके कारण फर्म्स और बिजनेस जो होते हैं, यानी जो भी फर्म्स होते हैं और जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं ये ग्रोथ प्लान को देख करके, और अपने प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करने लगते हैं। जब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होने लगता है तो इंक्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट में होने लगता है, यानी हमारा एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट के कारण ये लीड करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ को। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट होता है तो ये हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ को बताता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में अब वृद्धि होना शुरू हो गया है, यानी अब एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का रोटेशन होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि लीड करेगा इकोनॉमिकल ग्रोथ को। ये तो पहला चरण हम लोग देखें काफ़ी अच्छा था। अब इसके बाद से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। सरकार ऐसा देखती है कि हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अच्छा खासा वृद्धि हो रहा है इकोनॉमिकल, तो सरकार क्या करती है और भी ज़्यादा ग्रोथ पॉलिसी लाना शुरू कर देती है, यानी मोर ग्रोथ पॉलिसी लाती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉलिसी लाती है। तो इस ग्रोथ पॉलिसी को देख करके क्या करते हैं कि फर्म और बिजनेस क्या करते हैं, इस ग्रोथ पॉलिसी का इस्तेमाल करके, इस ग्रोथ पॉलिसी के कारण और ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के कारण होता क्या है, इन लोगों को कुछ परेशानी होने लगती है, तो उस परेशानी से बचने के लिए, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ज़्यादा भूमि चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, तो ज़्यादा लैंड के लिए क्या होगा, तो सरकार से डिमांड होगा, मतलब फर्म्स वगैरह और बिजनेसमैन्स वगैरह क्या करेंगे, वो सरकार से डिमांड करेंगे डी रेगुलेशन के लिए। डी रेगुलेशन कहने का मतलब हुआ कि लैंड्स वगैरह जो होते हैं, भूमि जो वगैरह होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन को कम करना, ताकि हम लोग उस पर क्या कर सकें, उसको खरीद सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीद सकें। समझ में आता है, इस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें, यानी लैंड वगैरह का प्राइस वगैरह जो कम कर देते सरकार, लैंड की प्राइस कम कर सके, तो इसके कारण समझ में बात है, यानी फर्म्स को रिक्वायर्ड होगा ज़्यादा भूमि की, फर्म्स को रिक्वायर्ड होगा कम कर की, तो इन सभी में जब चेंजमेंट आएगा तो दिस इज कॉल्ड ड डी रेगुलेशन। तो सरकार जब डी रेगुलेशन करेगी, और मतलब डी रेगुलेशन का डिमांड्स होगा किसका, फर्म्स और बिजनेसमैन्स का, तो सरकार को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, डी रेगुलेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये देख रही है कि हम लोग के इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, चलो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, तो ना चाहते हुए सरकार डी रेगुलेशन को एक्सेप्ट करती है, डी रेगुलेशन लाती है, और उसके बाद यहाँ से लाग दी डी रेगुलेशन। ये दूसरा चरण था हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ का। तो जैसे ही डी रेगुलेशन लाती है वैसे ही क्या होता है, फर्म्स और जो भी होते हैं, फर्म्स और बिजनेसमैन जो अपने क्षमता से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं, जितना उनका प्रोडक्शन करना चाहिए वो उससे भी, यानी उनका जो मैक्सिमम लेवल है प्रोडक्शन का, उस मैक्सिमम लेवल से ऊपर प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं फर्म्स। तो जिसके कारण होता है कि मार्केट में अब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा सरकार पैसा हम लोग बैंक देना शुरू कर देती है। बैंक से पैसा लेंगे, और बैंक भी देखती है कि ये कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्शन का अच्छा है, मतलब प्रॉफिट में है ये, इसको अगर हम पैसा देंगे तो ये मतलब मेरा पैसा लौटा देगी, तो बैंक पैसा देना शुरू कर देती है, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए। तो ये जब प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए तो बैंक पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंक से आएगा। तो बैंक से ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, लोग पैसा लेना शुरू करेंगे, और पैसा लेना शुरू करेंगे, यानी बैंक का क्रेडिट बढ़ते चला जाएगा, यानी बैंक पे क्रेडिट बढ़ते चला जाएगा फर्म्स और बिजनेसेस का, जिसके कारण क्या होगा, बैंक पे क्रेडिट बढ़ेगा, यानी बैंक तो पैसा दे दी। अब बैंक पैसा दे दी तो जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लिक्विडिटी बढ़ गया। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने के कारण दो चीज़ होगा। पहला तो एक चीज़ देखें कि डी रेगुलेशन जो हुआ, मतलब लैंड्स विल बी टेकन एट लो प्राइस ड्यू टू डी रेगुलेशन। देखो डी रेगुलेशन जो यहाँ था, वहाँ इसका बैड इफेक्ट पड़ा ये कि लैंड का कीमत काफ़ी घट गया डी रेगुलेशन के कारण। और दूसरी बात, जो बैंक क्रेडिट देने लगी, एक्सेसिव क्रेडिट, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एम्प्लॉय का बार्गेनिंग पावर गिर गया। यानी जाहिर सी बात है कि कल के डेट में मेरे पास पैसा नहीं था,
तो हम लोग किसी भी चीज़ को बार्गेनिंग कर करके उसको कम से कम मात्रा में खरीद सकते थे। यानी अगर हम लोग को मान ले एक हेलमेट लेने जाना है, तो उस हेलमेट का कॉस्ट अगर मार्केट में 500 रुपया बता रहा है और हमारे पास अगर पैसा नहीं है उतना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बार्गेनिंग करेंगे। और बार्गेनिंग करने से क्या होगा कि उसका प्राइस जितना होगा घटेगा, और घटा करके हम लोग हो सकता है 400 में ले लें। तो इससे एम्प्लॉय की जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही अगर बैंक एक्सेसिव क्रेडिट देना शुरू कर देगा, तो होगा क्या कि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। यानी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा, मार्केट में पैसा का प्रसार बढ़ा। जाहिर सी बैंक पैसा दे रहा है तो वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है तो वो मार्केट में ही ना जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। तो मार्केट में जाने से कारण मार्केट में पैसा बढ़ा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आया। लोगों के पास जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब जिस चीज़ को खरीदने के लिए पहले बार्गेनिंग करते थे 500, अब वो क्या सोचे, क्या बार्गेनिंग करें, मेरे पास तो पैसा है ही, हम उसको 500 में खरीद लेंगे। जिससे एक चीज़ और होता है कि पैसे का परचेजिंग पावर घट जाता है। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हमारा, जिसके कारण एम्प्लॉय का बार्गेनिंग पावर घटा, और फर्म्स प्रोड्यूसेस मोर देन द सोसाइटी नीड। और जिसके कारण क्या हुआ, फर्म्स अब मोर, जैसे क्या होगा कि जब बार्गेनिंग पावर घटेगा, बार्गेनिंग पावर घटेगा, तो जाहिर है मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी खरीदेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ खरीदेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, फर्म्स क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, फिर से प्रोड्यूस करेगा। सोसाइटी नीड से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, सोचेगा कि भाई अब पैसा तो है यार, अब डिमांड देख रहे हैं, मतलब जो इस तरह का जो डिमांड यहाँ दिखेगा कि मतलब डिमांड है, लेकिन एक्चुअली में वो डिमांड नहीं होता है। तो फर्म्स को लगता है कि मार्केट में पैसा फैला हुआ है, अब तो डिमांड बढ़ेगा, तो फर्म्स क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन ये जो होता है, इस कारण से क्या होता है, चौथा चरण में जब पहुंच जाते हैं, तो इस इकोनॉमिकल वृद्धि का, जो इकोनॉमिकल चरण है विकास का, यानी वृद्धि का जो हम लोग का चौथा चरण में क्या होता है कि यही हमारा टेंस करता है आर्टिफिशियल बबल्स को, जिसमें ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड नहीं होता, और डिमांड और सप्लाई के बीच में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लगातार हम लोग प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, और यही आर्टिफिशियल बबल्स का रूप लेता है इकोनॉमी, आर्टिफिशियल बबल का रूप, आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी, ठीक है। और देखो होता क्या, तो फिर क्या हो जाता है, हम लोग को तो लग रहा था कि फर्म्स को लग रहा था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, लग रहा था डिमांड है, लेकिन डिमांड तो एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, तो जिसके कारण क्या, लो डिमांड क्या होगा, फिर से यहाँ से अब डिमांड, जैसे आर्टिफिशियल बबल प्रोड्यूस होगा, वैसे ही लो डिमांड क्या होगा, गेन टू लीड द ओवर प्रोडक्शन। देखो अब देखो, लो डिमांड, अगर डिमांड कमना शुरू होगा, आर्टिफिशियल जब बबल बन जाएगा, यानी हम लोग को लगेगा ऐसा, तो जाहिर सी बात है डिमांड एक्चुअली में तो नहीं है, लेकिन फर्म्स को ऐसा लग रहा है, बार्गेनिंग पावर घट गया है, ना कि डिमांड बढ़ा है। तो बार्गेनिंग पावर घटने के कारण फर्म्स को ऐसा लग रहा है कि डिमांड बढ़ गया है, तो वो डिमांड बढ़ने के कारण ये फर्म्स के लिए आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी का काम कर रहा है, जिसके कारण वो प्रोडक्शन तो कर रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन होगा, और डिमांड तो लो है, तो जिस कारण क्या होता है, मार्केट में ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। ओवर प्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है कि सेल लो होने लगता है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन ओवर है, लो डिमांड है, तो सेल लो होने लगेगा। जब सेल लो होने लगेगा तो रिड्यूस दियर प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है फर्म्स को प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, और एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगेगा। जी जाहिर सी बात, प्रॉफिट फर्म्स को कम मिलेगा तो एम्प्लॉय को हटाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखेगी, क्योंकि उस देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट वो घटाने लगेगी। और एम्प्लॉयमेंट घटाने के साथ साथ जाहिर सी बात है, जब प्रॉफिट फर्म्स को कम होगा, तो बहुत सारे फर्म्स या बहुत सारे एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयमेंट हटेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट हटने के कारण बहुत सारे एम्प्लॉय जो बैंक से लोन लिए होंगे, जो इनका बैंक से क्रेडिट होगा या फर्म्स का क्रेडिट होगा, वो सारे लोग बैंक के ईएमआई को नहीं दे पाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जब नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ से ईएमआई बैंक का नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा एनपीए क्राइसिस, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, जो कि बैंक के लिए एक ऐसा एसेट बन जाता है जिससे बैंक को कोई एसेट्स नहीं मिलता है। यानी अब बैंक को प्रॉफिट आना बंद हो गया, जिसके कारण एनपीए क्राइसिस के कारण क्या होता है, तब यहाँ से बबल
ब्लास्ट होता है, बबल फूटता है, और बबल फूटने के कारण क्या होता है, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस में बदल जाता है। यही एनपीए होते होते जब बबल ब्लास्ट होगा, और बबल ब्लास्ट होने के बाद ये इकोनॉमिकल क्राइसिस में बदल जाता है। यानी हम लोग देखें तो जब विकास चौथे चरण पे, यानी वृद्धि जब चौथे चरण पे पहुंच जाता है, तो चौथे चरण पे वृद्धि ये इकोनॉमिकल क्राइसिस में बदल जाता है। पहले चरण में बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे चरण में भी ठीक ठाक लगेगा, तीसरे चरण तक थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ हम लोग तो अब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही चौथा चरण में जाते हैं, वैसे ही एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे कि हम लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा जो इकोनॉमिकल वृद्धि, यानी सिर्फ ये वृद्धि को मतलब वृद्धि को बता रहा है कि जहाँ बस इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है, और किसी से मतलब नहीं है। दिस इज ये हमारा था विकास के यानी वृद्धि के चरण। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। यहाँ पे हम लोग ने विकास यानी वृद्धि के चरण देखे थे, तो वृद्धि क्या है और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, उन दोनों में अंतर है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कहने का मतलब हुआ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ हमारा वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि जब भी कभी हम लोग किसी भी माल या सेवा से जो भी आय आ रहा है, जो भी वास्तविक आय आ रहा है, बस उसी से मतलब रखेगा। यानी उसे कितना आय आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा इसके क्वांटिटी को लेता है, कितना बल्क में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारा मतलब कैसे आ रहा है उसने, कितना बल्क में आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ इससे ही मतलब रखता है हमारा ग्रोथ। और यह हमेशा खपत से, खर्च से, निवेश से और शुद्ध निर्यात से संबंधित होता है। यानी कंजप्शन से, एक्सपेंसेस से, इन्वेस्टमेंट से और नेट एक्सपोर्ट से संबंधित होता है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि ये सारा कुछ किससे डिपेंडेंट रिलेटेड है, ये सारा कुछ क्वांटिटी से। यानी जितना भी क्वांटिटी है, पैसे के क्वांटिटी, ये सब पैसे के क्वांटिटी से ही रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में हम लोग सामाजिक विकास की बात करते हैं। यानी क्वांटिटी तो लेंगे ही, पैसा का भी, पैसा तो बढ़ाना ही, लेकिन पैसा को बढ़ाते हुए हमको ये नहीं भूल जाना है कि समाज में डिस्क्रिमिनेटी नहीं बढ़ना चाहिए, अमीर और अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब और गरीब नहीं होने चाहिए। फिर समाज में ह्यूमैनिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए, एसडीआर रैंकिंग अच्छा होना चाहिए, और हम लोग का हैप्पीनेस रैंकिंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इन्फेंट मोरालिटी, वुमेन हेल्थ, उसके बाद हम लोग का लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। यानी आय का स्रोत हम लोग क्वालिटी को यहाँ पे देखते हैं कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी जब बढ़ा रहे हैं, तो ये हम लोग देखते हैं समाज का स्वर्णिम विकास कर रहे हैं, शिक्षा में भी विकास देख रहे हैं, तकनीकी में भी विकास देख रहे हैं, और समाज के सारे तकनीक का विकास कर रहे हैं, समाज के सारे ग्रुप्स का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम लोग ग्रीन जीडीपी कहने का मतलब एक ही चीज़ हुआ कि यह पर्यावरण में जो भी क्षरण हो रहा है या पारिस्थितिकी में जो भी क्षरण हो रहा है, इन सभी के लागत को जब हम लोग जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा ग्रीन जीडीपी निकलता है। यानी जब हम लोग पर्यावरण मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन में जो भी चेंजमेंट होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को शुद्ध परिवर्तन को जब जीडीपी में एकीकृत यानी जीडीपी में मिला दिया जाता है, तो इसको हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। दैट्स ऑल, हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया।